हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं सूत्र के बारे में जानकारी करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा टॉपिक है संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ। फ्रेंड्स, आज हम विधियाँ नहीं पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ सूत्र और सिद्धांत ही पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सूत्र। चलिए फ्रेंड्स, ये जो संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत और सूत्र हैं फ्रेंड्स, ये टीचर को जानना, शिक्षक को जानना बहुत आवश्यक है। इनकी जानकारी के अभाव में शिक्षक छात्र को अच्छे से भाषा शिक्षण नहीं करा सकता है। सो फ्रेंड्स, इसको जानना अति आवश्यक है। तो आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनें और इसका मनन करें। फ्रेंड्स, हम याद नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को याद करेंगे भूल जाएंगे, लेकिन जब तक हम इसको बहुत अच्छे से विस्तारपूर्वक सुनेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तभी हम और एक बालक को हमें शिक्षा देनी है, अबोध बालक को भाषा का ज्ञान कराना है। सो ये सब चीज़ें को बारे में हमको जानकारी होना अति आवश्यक है। इस जानकारी के अभाव में हमारा शिक्षण या यूँ कहें अधूरा है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग भाषा शिक्षण के बारे में जानकारी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा शिक्षण का अभिप्राय। फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण का अभिप्राय क्या है? तो भाषा शिक्षण का अभिप्राय है भाषा संबंधी शिक्षण से है। भाषा शिक्षण का अभिप्राय फ्रेंड्स, भाषा संबंधी हम शिक्षण, बच्चे को जो भाषा के बारे में हम जो जानकारी दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहा है, उससे से संबंधित है। चलिए, यह शिक्षण व्यक्ति को औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही माध्यम से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, जो शिक्षण हम कराते हैं बच्चे को, तो वह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यम से दिया जाता है। फ्रेंड्स, औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत भाषा के बाह्य एवं आंतरिक संरचना दोनों पर समान रूप से बल दिया जाता है, चूँकि भाषा मूलतः मानसिक प्रक्रिया है। सो फ्रेंड, जो भाषा है, इसका जो औपचारिक शिक्षण है, तो फ्रेंड्स औपचारिक के बारे में समझ लेते हैं। आप लोगों को भी जानकारी होगी कि औपचारिक और अनौपचारिक दो माध्यम होते हैं शिक्षा ग्रहण करने के। औपचारिक का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब कोई कार्य या शिक्षा हमको नियमबद्ध क्रमबद्ध तरीके से सिद्धांतों के माध्यम से दी जाए, तो वह कहलाता है औपचारिक। और वह जो चीज़ हमको या जो ज्ञान हमको चलते फिरते परिवेश परिवार से प्राप्त हो या अनुकरण के द्वारा प्राप्त हो, वह कहलाता है अनौपचारिक। इसमें कोई नियम या सिद्धांत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षा। चलिए, भाषा शिक्षण से अभिप्राय जो है वह भाषा के मानक शिक्षण से है। एक फ्रेंड्स, भाषा के दो रूप होते हैं। एक होता है मानक होता है फ्रेंड्स, एक रूप होता है आपका मानक और एक होता है आपका अमानक। फ्रेंड्स, जैसे औपचारिक शिक्षा होती है और अनौपचारिक होती है, उसी प्रकार भाषा के एक रूप मानक होता है और एक होता है अमानक। फ्रेंड्स, जिस भाषा का प्रयोग हम सरकारी कार्यों के लिए करते हैं, बुक्स वगैरह लिखने के लिए करते हैं या साहित्य के क्षेत्र में करते हैं, वह मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। और अमानक भाषा जो होती है फ्रेंड्स, वो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा होती है। वह हम परिवेश के द्वारा पास पड़ोस में सीख लेते हैं, उसे बोलते हैं अमानक भाषा, और इसका कोई साहित्य नहीं होता। फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
भाषा शिक्षण के घटक। सो फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण के घटक क्या हैं, इसके बारे में भी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि भाषा शिक्षण के घटक इसमें से हैं या इनमें से नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, भाषा शिक्षक के जो घटक होते हैं वो 3 घटक होते हैं। एक होता है शिक्षक, इसको एजुकेटर बोला जाता है, और एक शिक्षार्थी होता है, इसे एजुकेंट बोलते हैं, और पाठ्यक्रम को कैरिकुलम बोलते हैं। सो 3 फ्रेंड्स इसके घटक होते हैं, एक शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इनके इंग्लिश में भी नाम याद रखना आवश्यक हो जाता है कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि एजुकेटेंट या एजुकेटर या कैरिकुलम क्या है, मतलब जानकारी रखना हमको आवश्यक होती है कि आपको हिंदी में ना पूछ के इंग्लिश में पूछ ले, इसलिए इंग्लिश में भी आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। तो चलिए आते हैं भाषा शिक्षण के सूत्र। तो एक घटक फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं हम भाषा शिक्षण के सूत्र पर। सो फ्रेंड्स, जो भाषा शिक्षण के जो सूत्र हैं वो आप या तो किसी भी लैंग्वेज के जो सूत्र होंगे वही संस्कृत लैंग्वेज के भी सूत्र होंगे, तो ये जो सूत्र हैं ये भी सर्वमान्य होते हैं। चलिए इसको भी जानना एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर बच्चों को, बालकों को शिक्षा दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाषा शिक्षण के सूत्र। फ्रेंड्स, इसकी शब्दावली अलग अलग होती है लेकिन अर्थ इसका एक ही होता है। आप जो हम शब्दावली लेके आए हुए हैं इसमें उसके अर्थ तो एक ही हैं लेकिन शब्दावली अलग है। देखिए सबसे पहले जिसका फर्स्ट है सरल से कठिन की ओर। फ्रेंड्स, हम जब बालक हमारे यहाँ विद्यालय में आता है तो हम उसको अचानक से कठिन चीज़ें नहीं बताने लगते कि उसके बारे में वो जानता नहीं है और हम उसको वो चीज़ें बता दें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ वो जानता है सरल सरल चीज़ें बताएंगे ताकि बच्चे को कठिन ना हो, कठिनाई ना हो, बच्चा रुचि लेके पढ़े। सरल सरल चीज़ें पढ़ाएंगे उसको पहले, है ना। जैसे वर्णमाला है पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम वर्णमाला पढ़ाने से पहले पढ़ाएंगे उसको, क्योंकि उसको पढ़ना सरल होता है, लिखना कठिन होता है। तो पहले हम उसको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, उसको बोलना सिखाएंगे मौखिक रूप से। तो सरल से कठिन की ओर हम ले जाएंगे, फिर उसको बोलना सिखाएंगे, फिर धीरे से उसको क्या करेंगे, लिखना सिखाएंगे। चलें नेक्स्ट पर आते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि बच्चे को जानकारी, जिस चीज़ के बारे में बच्चे को जानकारी है उससे कनेक्ट करके हम किसी अज्ञात चीज़ के बारे में उसको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी को बोलते हैं स्थूल, मूर्त से स्थूल की ओर, सॉरी मूर्त से अमूर्त की ओर। फ्रेंड्स, मूर्त का मतलब होता है कोई चीज़ हमने देख ली, बच्चा जानता है, उसको छू के महसूस करके, उसको आँखों से स्पर्श, हाथों से स्पर्श करके बच्चा जानता है ये चीज़, उसको बोलते हैं मूर्त। और अमूर्त होती है फ्रेंड, जो चीज़ सामने नहीं होती, हम उसके बारे में कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, वो कहलाती है हमारी अमूर्त। उसी प्रकार से फ्रेंड्स देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी अमूर्त से अमूर्त की ओर इशारा करता है। कोई भी चीज़ है स्थूल है, मतलब स्थित है, कोई चीज़ बड़ी है, ठीक है, तो उसका हम बड़ा रूप लेके क्लास में तो आ नहीं सकते हैं कि हाथी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम हाथी लेके स्कूल में क्लास में आ गए कि हम तुम्हें हाथी के बारे में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हमने बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा तुमने हाथी देखा, बोलेंगे हाँ देखा है, तो हम उसको एक टॉयस के बारे में दिखाएं कि ये क्या है, छोटा सा, मतलब उसका प्रतिरूप लेके आएंगे तो बोलेंगे ये क्या है, तो बच्चे देखा है बड़ा रूप में तो वो छोटे में भी पहचान लेंगे। तो इसे बोलते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स, पूर्ण से अंश की ओर। फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम बच्चे को कहानी बताते हैं, कविता बताते हैं, तो पहले तो हम कहानी कविता उसको पूरा सुनाते हैं, उसका गायन करके सुनाते हैं कविता का।
कविता का गायन करने के बाद हम उसके अंश की ओर जाते हैं, मतलब एक एक शब्द फिर हम बच्चे को क्या करते हैं, समझाते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये चीज़ें हम उसको बताते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे हम बच्चे को पहले बताते हैं कि यहाँ ये इसका पेड़ है, बच्चा पेड़ के बारे में जानता है, तो उसको बोलेंगे कि देखो पेड़ में जड़ होती हैं, तना होते हैं, फूल होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, फिर उसके अंश के बारे में बताएंगे। तो इसको कहते हैं पहले कोई पूरी चीज़ बता देना और फिर उसके बाद में उसके अंश को बताना, अंश के टुकड़े कर करके उसके बारे में बताना, जानकारी देना। नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स, अनिश्चित से निश्चित की ओर। जैसे बच्चा किसी चीज़ में अनिश्चित है, वो जानता नहीं है, श्योर नहीं है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी चीज़ है उसकी मुट्ठी में वो रखे हुए हैं, बहुत सारी टॉफ़ी रखे हुए हैं, ठीक। तो उससे किसी भी पूछेंगे क्या है टॉफ़ी है, कितनी है, तो वो बोलेगा बहुत सारी, मतलब उसको पता नहीं है। तो उसको गिन के हम बताएंगे देखो आपके पास में है ना 10 टॉफ़ी हैं, तो वो गिनना सीख लेगा और निश्चित हो जाएगा, श्योर हो जाएगा कि हमारे पास में 10 टॉफ़ी हैं। तो जब उसके पास में 10 टॉफ़ी होंगी तो यदि पूछोगे कितनी है, तो वो फिर ये नहीं पूछेगा कि बहुत सारी, वो आपको काउंटिंग करके बता देगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर फ्रेंड्स, जैसे अप्रत्यक्ष है, कोई चीज़ उसने प्रत्यक्ष देखी है और फिर उसके बाद में उसी के बारे में हम उससे वर्णन करने को बोलेंगे कि वहाँ पर क्या देखा, तो वो उसके सामने वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी वह उस चीज़ के बारे में बता देगा। फ्रेंड्स आप ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे ना मेरे लेक्चर से? फ्रेंड्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसको याद नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स, इसको सिर्फ समझा जा सकता है। कितना याद करेंगे आप लोगों के पास, इतना सारा टॉपिक है, और आज जो आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं वो उदाहरण से आते हैं, उदाहरण बना के दे दिए जाते हैं। जैसे आप लोगों को उदाहरण दे देंगे कि एक शिक्षिका रहती है, वह अपने छात्रों को पहले एक पेड़, छोटा सा पेड़ लेके आती है क्लास में, तो वह कहती है कि ये पेड़ है, और फिर उसके बाद में उसके फूल, पत्ती, जड़, तने के बारे में बताती है। तो यह है भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मतलब ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि ये किसी सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन इस आप लोगों को उदाहरण से पूछा जाएगा कि आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं। यदि आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत उसका आंसर कर देंगे, और यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि क्या लिखूं, निश्चित से अनिश्चित या मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स, आप लोग तो समझदार हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लेकिन कई मेरे भाई बहन जो हैं वो न्यू होंगे, और कई भाई बहन एक दो बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे, टेट एग्ज़ाम है और भी एग्ज़ाम हैं, तो उन लोगों को इस बारे में जानकारी होगी, और कुछ जो स्टूडेंट होंगे वो हमारे नए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। फ्रेंड्स जैसे हमने आप लोगों को बताया ना कि पूर्ण से अंश की ओर होता है, ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर बताया, पहले पूर्ण चीज़ दिखाते फिर अंश के बारे में बताते, उसी प्रकार इसका ये रूप है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो मतलब पहले हम कोई विशेष चीज़ बता देंगे और फिर उसका सामान्यीकरण कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 8 पर, विश्लेषण से संश्लेषण की। ये भी वही कहता है कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, किसी पूरी चीज़ को एक को बता के फिर उसके बारे में हम उसका एक एक टॉपिक के बारे में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, वैज्ञानिक से तर्क की ओर। वैज्ञानिक से तर्क की ओर, जब बच्चा सीखता है, पढ़ता क्लास में आता है, तो हम मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। बच्चा 2-4 शब्द बोलता है, 2-3 वाक्य बोलता है, तो बच्चे में समझ बढ़ती है, वह उन चीज़ों के बारे में तर्क करने लगता है, तो इसे बोला जाता है मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। फ्रेंड्स बच्चे को अनुभव होता है किसी चीज़ का, वो जानता है, ठीक है, और उसके बाद में वह युक्ति की ओर उसको ले जाया जाता है कि हाँ वो चीज़ जानता है, उसको कनेक्ट करके उसको जो
कनेक्ट युक्त संबंधित वह शिक्षा है उसकी ओर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, परिचित से अपरिचित की ओर। फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, उसी का ये रूप है, परिचित से अपरिचित की ओर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, अब हम देखते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, ठीक है, उसमें से मैं जितने भी मुझे मिले हुए हैं, जितनी बुकों से मैंने देखे, सब लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसमें से एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। चलिए, किसी भी कार्य को करने का तरीका या ढंग, किसी कार्य को करने का तरीका या ढंग विधि कहलाती है और प्रत्येक विधि या प्रणाली के पीछे कुछ सिद्धांत कार्य करते हैं। फिर जो सिद्धांत होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, कहीं भी किसी भी परिस्थितियों में बदलते नहीं हैं, सर्वमान्य होते हैं। और चलिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारा बालक जब हमारा विद्यालय आता है तो हम बालक को सबसे पहले लेखन से पहले हम उसको भाषण सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं। तो लेखन से पहले भाषण का सिद्धांत, आधारभूत वाक्य साँचों के अभ्यास का सिद्धांत, उसके जो वाक्य हैं उनका हम अभ्यास कराते हैं और जो वाक्य रचनाएं हैं उनका भी हम अभ्यास कराते हैं बच्चे को बोल बोल के, पढ़ के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, वाक्य के संरचनात्मक घटकों के अभ्यास का सिद्धांत। फ्रेंड्स, जैसे वाक्य है हमारे, जो वाक्य दिए गए उसके संरचनात्मक जो घटक है, जो शब्द हैं, उनका भी हम अभ्यास कराते हैं। कभी कभी कठिन शब्दों का जो अभ्यास किया जाता है वही है ये। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, वार्तालाप की प्रमुखता का सिद्धांत। तो बालक को जब हम भाषा सिखाते हैं, संस्कृत भाषा सिखाते हैं, तो सबसे पहले सिखाने के लिए हमें वार्तालाप, उससे बातचीत करना, उसके विचार विनिमय करना, बातचीत करना का जो ये प्रमुख सिद्धांत है, उससे बातचीत करना, उसके बारे में जानकारी करना, बच्चा क्या बोलता है, कैसे बोलता है, ये सब चीज़ें के बारे में जानकारी रखना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, भाषा के बाह्य पक्ष पर अधिक बल देने का सिद्धांत। फ्रेंड्स, भाषा के सबसे पहले हम बालक के बाह्य पक्ष पर अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि जब बालक आता है, बाह्य पक्ष मतलब ये होता है कि बच्चा कैसे शब्द बोलता है, कैसा उच्चारण करता है, शब्द शुद्ध बोल रहा है या नहीं, ये भाषा के कैसे बाह्य पक्ष होते हैं। चलिए, और इसी में नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, है एक चीज़ लेकिन अलग अलग आप लोगों से पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। तो क्या होता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं है, हमने तो इतना बस पढ़ा था, ये क्या है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा उसकी शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा। जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठें तो थोड़ा शब्दावली अलग अलग होती है और अर्थ उसका एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, शुद्ध तथा मानक उच्चारण पर बल का सिद्धांत देना। तो जो शुद्ध उच्चारण करें बच्चे और जो मानक भाषा है उसका प्रयोग करें, अमानक भाषा का प्रयोग ना करें, उस पर ध्यान देना बच्चे को। नेक्स्ट आता है, उच्चारण के लिए वाक्य विभाजन पर बल देने का सिद्धांत। सो फ्रेंड्स, उच्चारण कई बार क्या होता है, वाक्य जो है बड़े हो जाते हैं, शब्द जो होते हैं बड़े हो जाते हैं, तो उसको तोड़ तोड़ के बोलना, विभाजन करके बोलना, उस पर बल देना। नेक्स्ट पर आते हैं, सीमित तथा नियंत्रित शब्दावली के चयन का सिद्धांत। तो टीचर को जो सीमित और नियंत्रित शब्दावली रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा शब्दावली में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमारी जो शब्दावली हो, टीचर की जो शब्दावली हो, नियंत्रित होना चाहिए। चयन का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, भाषानुवाद के स्थान पर भाषा व्यवहार पर बल देना। फ्रेंड्स, जब बच्चे को संस्कृत भाषा हम पढ़ाते हैं तो हमें भाषा का अनुवाद नहीं करना है बच्चे के सामने, हमें डायरेक्ट उसी भाषा में व्यवहार करना है, वार्तालाप करना है। तो बच्चे जब सुनेगा, अनुकरण करेगा और तो सीख जाएगा।
यदि हम उसको अनुवाद कर कर के सिखाएंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसलिए हमें भाषा का अनुवाद नहीं करना है, हमें भाषा में व्यवहार करना है उसके साथ में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कुल 21 है फ्रेंड्स इसकी जो सिद्धांत मैंने लिखे हुए हैं, तो आप लोग बोर नहीं होना, बस एक दो बार पढ़ लेना अच्छे से, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सीखी गई भाषा के लेखन का अभ्यास। जो भाषा बालक ने सीखी है विद्यालय में, उसके लेखन का अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, तो उसके जो लेखन का अभ्यास बार बार कराना। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग भी आपने आपको एक बालक के स्थान पर रख के देखिएगा कि विद्यालय में जब पढ़ने जाते थे तो टीचर क्या बोलते थे कि चलो इस पाठ को लिखो, ठीक है, या 4 वाक्य या 5 वाक्य को बार बार लिखो, 5 बार लिखो, 6 बार लिखो, इसको इस शब्द को लिखो। ठीक है, तो उसी प्रकार से सीखी गई जो भाषा है, जो सीखी है बालक ने, उसका लेखन का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। शुद्ध अभिव्यक्ति पर बल देने का सिद्धांत। क्यों, देखिए फ्रेंड्स, शुद्ध अभिव्यक्ति जो है बालक की, हम बालक के साथ भी शुद्ध अभिव्यक्ति करें और उस पर शुद्ध बोलने पर भी हम उसको बल दें कि देखो इसको सुधारो। जब बालक कोई अशुद्ध शब्द बोलेगा तो उसको तुरंत हम उसका क्या करेंगे, सुधार करवाएंगे कि शुद्ध बोलो। ठीक है, तो शुद्ध अभिव्यक्ति का बल देना का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, भाषिक संस्कृति की व्याख्या करने का सिद्धांत। जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, उसके बारे में जो जिस भाषा को हम सीख रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसके बारे में व्याख्या करने का सिद्धांत। की व्याख्या करने के लिए बोल सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, कि मेले के बारे में बताओ। बच्चे जैसे कहीं घूमने गए, मेला देखने गए, चिड़ियाघर गए, या किसी मतलब ऐसे स्थान पर गए जो जिसका बच्चे वर्णन कर सकते हैं, तो उनसे बोल सकते हैं कि चलो अपने भाषा में, अपने शब्दों में बताइए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। समस्याओं के समाधान का सिद्धांत। तो जैसे भाषा जो है हम बच्चों को सिखाते हैं, तो उनके भाषा सीखने में अनेक समस्याएं आती हैं बालकों को। तो टीचर को क्या करना चाहिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको देखकर उनका समाधान करना चाहिए। ये सभी चीज़ टीचर के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। इसलिए टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि बालक को बोलने में प्रॉब्लम है, या मतलब किसी से वार्तालाप करने में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या उसकी जो वाक शक्ति है उसमें प्रॉब्लम है, या श्रवण शक्ति है उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इन समस्याओं को भी टीचर को ही देखना पड़ेगा और उसका समाधान करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। श्रवण उपरांत तत्काल पुनः प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अभी भी टीचर पढ़ाते हैं तो पहले क्या करते हैं, कोई कविता पढ़ा देते हैं और गायन करा देते हैं कविता का, और बोलते हैं बालक से कि चलो अब आप बोलो, है ना। तो पहले सुना के और फिर बालक से भी बोलते हैं कि चलो आप बोलो, तो उसका प्रस्तुतिकरण करवाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। स्वाभाविकता का सिद्धांत। फ्रेंड्स, स्वाभाविकता सिद्धांत है कि यदि हम बालक को ऐसे बल दे के सिखा नहीं सकते हैं। जो भाषा होती है वो स्वाभाविक रूप से ही सीखी जाती है, स्वतंत्र रूप से ही सीखी जाती है, बल दे के नहीं सीखी जाती। बालक अपने आप स्वाभाविक रूप से भाषा सीख लेगा यदि उसको वह वातावरण दिया जाए तब। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। रुचि का सिद्धांत। फ्रेंड्स, जो भी भाषा हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो उसमें हमें रुचि उत्पन्न करना पड़ेगा। नीरस वातावरण में हम बच्चे को भाषा या को किसी भी प्रकार की जो शिक्षा है हम नहीं दे पाएंगे। बच्चा रुचि के सिद्धांत के अनुसार ही बच्चा सीख पाएगा। इसलिए हमें हमारा जो वातावरण है, जो कक्षा का जो वातावरण है, जो क्लासरूम का वातावरण है, स्कूल का जो वातावरण है, वह हमें कैसा बनाना पड़ेगा, रुचिकर बनाना पड़ेगा। और ये रुचिकर कैसे बनेगा, गोष्ठियों के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, और
खेल द्वारा, खेल खेल में भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, वाद विवाद के द्वारा बच्चों को रोचक बना सकते हैं हम अपनी क्लास को। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। 8.3 पर स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। फ्रेंड्स, हर बालक जो होता है वो अपने आप में भिन्न होता है, अलग होता है, एक सा नहीं होता है। ठीक है, तो एक सा नहीं होने का मतलब ये है कि हमारी की जो क्लास में है ना, सामान्य बालक होगा और मंद बुद्धि बालक भी होगा आपकी क्लास में, और कुशाग्र बुद्धि वाला बालक भी होगा आपकी क्लास में। तो हर किसी का हम एक ही पाठ्यक्रम तैयार तो नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बालक कुशाग्र बुद्धि का है वो जल्दी सीख जाएगा, सामान्य वाला है तो वो मध्यम, थोड़ा कम उससे समय लगेगा। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा समय लगेगा कुशाग्र बुद्धि वाले बालक से, और जो मंद बुद्धि बालक होगा उसको बार बार अभ्यास कराना पड़ेगा, तब बालक सीखेगा। तो इन सब के लिए हमें एक अलग पाठ्य योजना तैयार करनी पड़ेगी ताकि सभी बच्चों को लाभ मिल सके और सभी बच्चे आगे बढ़ सके। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। प्रयत्न का सिद्धांत। हमें बच्चों के साथ में प्रयत्न करना पड़ेगा, उनको अभ्यास कराना पड़ेगा, किसी भी जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तभी बच्चे सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अनुकरण एवं स्वयं संशोधन का सिद्धांत। लेकिन जब बच्चा छोटा रहता है तो वो क्या करता है, अनुकरण करता है। कभी कभी क्लास में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में पढ़ते हैं तो वह एक दूसरे का देख के सीख जाते हैं, और वो खुद जैसे कोई बाय मिस्टेक गलत कोई शब्द बोल रहे हैं, कुछ गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो खुद से ही संशोधन कर लेते हैं कि नहीं ये गलत है और ये सही है। दूसरे बच्चों का सुनकर वो खुद में भी संशोधन कर लेते हैं, या टीचर का सुन के वो खुद संशोधन कर लेते हैं अपने जो भी वो अपना पढ़ रहे हैं उसके बारे में जो भी अशुद्धियाँ हैं तो वो खुद अपने आप में संशोधन कर लेते हैं। चलिए लास्ट में आते हैं, मौखिक प्रवचन का सिद्धांत। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया होगा, यहाँ ऊपर बताया कि भाषिक संस्कृति की व्याख्या करने का सिद्धांत बताया। वैसे मौखिक प्रवचन, यदि जो बालक है उससे किसी भी चीज़ के बारे में, यदि बच्चा कहीं घूमने गया है, कुछ ऐसी चीज़ देखने गया है, तो उसके बारे में यदि हम पूछेंगे तो बालक क्या है, देख के और बाद में ज्यों का त्यों विवरण दे सकता है, बोल सकता है बालक। तो ऐसी चीज़ें हमें क्लास में करवानी चाहिए ताकि बच्चों के जो है भाषा में सुधार आ सके, वार्तालाप में सुधार आ सके। सो थैंक यू गाइस माय वाचिंग चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो एक लाइक और कमेंट्स तो बनता है ना, ठीक है। और यदि जो भी आप लोगों के मेरे नए भाई बहन हैं वो सब्सक्राइब कर लें अपने चैनल को, और यदि आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों के दोस्त फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं तो आप लोग उनको भी शेयर कर दीजिए। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि किसी भी चैनल में आप लोगों को ये चीज़ें स्टार्टिंग से नहीं मिल पाएंगी, और बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर करके मैं लेके आ रही हूँ ताकि आप लोग अलग कहीं जाने की, आप लोगों को किसी बुक भी खरीदने की आप लोगों को आवश्यकता ना पड़े। तो हमारा जो उद्देश्य है कि आप लोगों को 130 प्लस लेके ही आना है। इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकते, इतना उद्देश्य है हमारा। तो आप लोग भी इंटरेस्टिंग के साथ में पढ़ें। मेरी यही कामना है कि आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। और हमारा जो एग्ज़ाम है, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 5 मार्च से ही स्टार्ट होगा, 5 मार्च 2022। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पोस्टपोन नहीं होगा, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से कंटिन्यूटी बनाकर ही पढ़ें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय वाचिंग चैनल। शुभ रात्रि।